इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th, जिसमें हम भारतीय कला का परिचय पढ़ेंगे। भारतीय कला का परिचय से आपको साफ समझ में आता होगा कि भारत में अपनाई जाने वाले हर प्रकार के हस्तकला जो हाथ से बनाया जाता हो, चाहे कोई भी कला, नृत्य कला हो गया, गाना गाने का कला हो गया, कुछ काम करने का कला हो गया, किसी को दौड़ने का कला आता है, बहुत अलग अलग प्रकार के कला के बारे में व्याख्या किया जाता है अपने हिंदुस्तान में। तो हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं किन किन कारणों से, किन किन वजह से हम इस चित्र शैली को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कभी घूमने को मौका मिले तो घूम सकते हैं। उन सबका कुछ नाम भी दिया जाएगा आपको। तो पहला का अध्याय है प्रागैतिहासिक शैल चित्र, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो कुछ ना कुछ बनवाते थे, और बनाने वाला कौन होते थे? हम लोग होते थे। तो जैसे आज के समय में जाति व्यवस्था है, तो उन जाति व्यवस्था वही लोग वैसा काम करते। जैसे में जो लोग निकासी करते थे ना, उसको डिजाइनर बोला जाता था। मतलब आज के जमाने में जाति में बता दूं, कढ़ाई वाला, कढ़ाई वाला मतलब कढ़ाई वाला, मतलब कुछ कुछ बनाकर निकासी, पत्थर से मूर्ति बनाने वाला, बर्तन मिट्टी का बनाने वाले को बोलते थे भांड, ठीक है। बाल काटने वाले को बोलते थे नाई, हजाम। समझ में आ रहा है ना? जो लोग चप्पल जूता का काम करते थे उनको चमार, जो लोग बाथरूम उठा कर फेंकते थे उनको मेस्तर, जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनको किसान। तो ऐसे वैसे नाम से उनको विख्यात किया गया। जो दूध का काम करते थे, खटाल रखते थे, उनको राय जी, यादव। तो ऐसे ऐसे उनको नाम मिला। लड़ने वाले को नाम क्षत्रिय मिला। तो ये सब उनके काम के वजह से जाने जाते थे। आज जो हम जाति की वजह से लड़ने लगते हैं, वो सब फालतू की बातें हो जाती है। ये हमारे काम के वजह से, हमारे गुणों के वजह से हमें बताया जाता था कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे में आज आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे, चाहे जो भी आप माध्यम से निकलो, जितना पढ़ोगे उतना जाओगे। अब ये जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा ही केवल जानना चाहिए, नहीं, आपको आउट ऑफ एक्स्ट्रा भी जानो। तो चलिए समय बिना गंवाते हुए इसको शुरुआत कर देते हैं। तो अभी आप जो चित्र देख रहे हो, ऊपर दिख रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये फालतू का लगा दिया गया है। ऐसा भी चित्र बना हुआ है, कहीं ना कहीं पत्थर पर ऐसा चित्र बना हुआ है, लेकिन किस पत्थर पे है इसके बारे में जानकारी भैया आपको थोड़ी देर में मिलेगी। अब देखो आप यहां से, अब हस्तकला ठीक से पढ़ते हैं। अत्यंत प्राचीन अतीत, यानी मतलब बहुत पुराना समय, यानी बीते हुए कल को, जो हम हजारों साल के बारे में बता रहे हैं। आज हम बीसी पढ़ेंगे, ईसी पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि ईसवी और ईसा का मतलब क्या होता है। जब ईसवी ईसा शताब्दी आएगा ना, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो हम बहुत साल पहले के कला के बारे में पढ़ रहे, ठीक है। बीते हुए काल को मतलब बहुत बीता हुआ पहले का कल, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज के लिए ना कोई पुस्तक है, ना ही कोई लिखित दस्तावेज है। बस पुरातात्विक विभागों ने इन्हें समझा है, वो आपको बताया है। आपको नहीं मानना है तो अपनी खोज को जारी रखो, आप उसको अलग तरीके से खोजो। किसी के बात तो विश्वास करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं। आज आप जब ये पूरा अध्याय पढ़ लोगे, पूरा ये पाठ पढ़ लोगे किताब, तो आपको समझ में आएगा कि हमें आज तक जो इतिहास में बताया गया है, सब तो हमें गलत बात बताया गया है। आप सही बात अब जानोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसे प्राक इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, पीछे के हिस्ट्री, पीछे का इतिहास कहा जाता है। और पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते कैसे? उस समय तो न कागज था और न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। उस समय तो मुंह से हम लोग बोल देते थे, उसी को मान लेते थे। अच्छे तरीके से भाषा भी नहीं था कोई समझ पावे, ये सब भी जानना पड़ता है ना। अब आता है प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, ठीक है।
पीछे का इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक कला मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अक्सर उसको प्रागैतिहासिक काल, बीता हुआ कल कहते हैं। समझ में आया? ऐसी स्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा? यहाँ पर बात आ जाती है कि आज अगर एक दिन के लिए लाइट नहीं आया तो आसमान टूट जाता है। समझो कि उस समय तो लाइट वगैरह कुछ नहीं था, तो उस समय की जिंदगी कैसी होती होगी? यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। और जब विद्वानों ने खोजना चालू कर दिया तो हमें धीरे धीरे मालूम चलने लगा कि क्या क्या हमारे ब्रह्मांड में, क्या क्या हमारे देश में, कहाँ कहाँ कौन से पहाड़ को खोद कर क्या क्या बनाए गए हैं। जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य, पहले के इतिहास में जो मनुष्य थे तो मनुष्य रहा करते थे। हाँ भैया सही बात है, आज मनुष्य है तो पहले भी मनुष्य रहा करते थे। आज जितनी सुंदर लड़कियां हैं उतनी सुंदर लड़कियां पहले भी हुआ करती थी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ करती होगी, होती है। साल भंजिका नाम की एक लड़की हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत कि अगर पेड़ को छू देवे ना तो पेड़ हरहरा जाए, मतलब पेड़ में हरियाली आ जाता था। दोबारा छू दे तो पेड़ में फूल आ जाता था। ऐसा आपको 12 क्लास में पढ़ने को मिलेगा। मैं ये अंधविश्वास नहीं बता रहा हूं, आपको जरूर मिलेगा। ऐसे स्थानों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों मतलब घर और उस काल के मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हुए हैं। तो हमें ये सब मिल चुका है अभी तक। पुराने सोना चांदी का हथियार भी मिलता था। जैसे मैं आप ये सब जो चित्र सामने दिख रहे हो, ऐसा चित्र दिखता है, पत्थर पर दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा ही है, 10वीं में भी पढ़ा है। एलोवेरा की गुफाएं, उनके बारे में, महावीर की गुफाएं, बुद्ध की गुफाएं, इन सब के बारे में आप तो पढ़ा ही है। टीवी भी देखा है, टीवी में भी एलोवेरा के क्या बोलते हैं उसको, बुद्ध का जो गुफा था उसमें बहुत बड़े बड़े चित्रकार बताए गए, बहुत सारे मंदिर हैं। आजकल तो स्टेटस पे बहुत सारा दिख जाता है मंदिर, जिसमें बहुत अनेकों प्रकार के डिजाइन बनाए गए हैं, चित्र बनाया गया है, वैसा वैसा। तो उसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को, इन सभी चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को जो दीवार पर बनाया गया है, एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। कैसे? इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था। ये समझ सकते थे हम लोग कि उस समय क्या होता था। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे, पुराने जमाने में लोग कैसे रहा करते थे। आज देखो, आज हमारे पास जो चीज है तब ना हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं रहता था तब भी खुश रहते थे, है तब भी खुश है। बात है कि पहले नहीं रहता था तो हम लड़कों से मिल लिया करते थे, बड़े बुजुर्ग से मिल लिया करते थे, लेकिन आज है तो हम लोग वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। तो ना संस्कार रहा ना संस्कृति, दोनों का कुल गोबर चौपट कर चुके हैं हम लोग। अब तो पहले तो भैया बोला जाता था, बहना, बहन, बहन, अब तो भैया ब्रो और सिस्टर हो गया है, फादर का डैड हो गया है, मम्मी का मॉम हो गया है। तो ऐसे नालायकों से पीछा छुड़ाओ, अच्छा बात है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के बच्चे, हम भारत के बच्चे, हमें केवल यही बोलना चाहिए, बाबूजी, माँ, पापा, बस काम खत्म। ये मॉम डैड का जमाना तुम लेकर आओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने इतिहास को आगे बढ़ाओ, अपने कल्चर को आगे बढ़ाओ, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाओ। किसी के संस्कृति को उसका कॉपी नहीं करना है, उसको दोहराना नहीं है। वो फालतू लोग थे, आए अंग्रेजी छोड़कर चले गए। हमें हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं, हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। किसको? हिंदी को। आगे मैं बताऊंगा, डिटेल्स में बताता हूं। तो जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधित बुनियादी जरूरतें, अब देखो उस समय लोग कैसे रहते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा रहने के लिए संबंधित बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का
मतलब सब चीज पूरा हो गया तो अपने मन के भाव को पूरा करने का भी प्रयास करने लगे कि भैया हम अपने मन के भाव को उकेरे कहाँ, बताए कहाँ। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उसके मध्य से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। यहाँ पर बात आता है कि अब सब चीज जरूरतें पूरी हो गई तो अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन लोगों ने पहाड़ में कुछ कुछ डिजाइनें बना दी। लेकिन मेरा मानना अलग है। हम मानते हैं क्योंकि उस समय का जो राजा हुआ करता था वही पहाड़ खुदवाता था जिस पहाड़ का पत्थर की जरूरत उसको हुआ करती थी। तो शायद उस पत्थर का इस्तेमाल वो सही काम में करना चाहता हो और यह भी नहीं बताना चाहता हो कि हम उसका इस्तेमाल कहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं ले जा रहे हैं यहाँ का पत्थर काट कर। लेकिन भैया सब कोई क्या समझता है, जो बना हुआ है उसी को देखकर समझता है, लेकिन उसको किस लिए बनाया गया है आज तक किसी को नहीं पता। आज तक जितने भी पुरातात्विक विभाग के लोग हो चुके हैं वो बता ही नहीं सकते कि वो बना किस लिए, बस वो अनुमान लगा सकते हैं कि उसको इस कारण बनाया गया होगा बस। प्रागैतिहासिक काल के मानव, पुराने जमाने के जो मानव हुआ करते थे, मानव ने इस चित्रों को क्यों खींचा? सवाल है क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कहीं वो रहते होंगे उसमें, इसलिए उन्होंने ऐसा चित्र बनाया। अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करने के लिए चित्र खींचे। यह भी हो सकता है कि अपने रोजमर्रा के जीवन कार्य को बताने के लिए उन्होंने दृश्य बनाए हो। जैसा कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, तो उस समय तो पेपर कॉपी हुआ नहीं करता था, तो लोग डायरी कैसे लिखेंगे? तो उस समय पहाड़ पर ही कुछ कुछ बना दिया करते थे। चलो कभी कोई खोजेगा तो पढ़ लेगा, नहीं खोजेगा तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन कौन राजा था, क्या किया, क्या उसका क्या है, किसी को ठीक से पता नहीं है, क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं है, कोई भी लिखित परिणाम नहीं है, यहाँ पर प्रमाण भी नहीं है कि कोई बता सकता है कि इतिहास में क्या हुआ। लोग केवल अनुमान लगाते हैं। इतिहास मतलब अनुमान लगाने का अड्डा। आप भी अनुमान लगाना, तय मत करना कि इसी दिन हुआ होगा। जिस दिन आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उल्टा सवाल पूछो, क्या ये जो आंसर है सही है? आप पहले इसको प्रूफ करो तब मैं उत्तर दूंगा। हमें एक सवाल पूछा गया था जब मैं क्लास 9th की 10th में था, तो 9th में शायद, तो हमारे मैम ने सवाल पूछा हमसे नहीं, हमारे सामने वाले एक लड़के से, कि बताओ भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? वो सबसे बड़ी मजाक की बात आ जाती है यहाँ पे। कैसे? भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, तो उस समय हम लोग थोड़ा मजाकिया थे तो आर्यभट्ट को आलियाभट्ट समझ लिए। आलियाभट्ट ने की थी, लेकिन बाद में कंफ्यूजन खत्म हुआ, आर्यभट्ट सामने आया। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने की थी। देखो सबसे बड़ी मजाक की बात है कि नहीं, भारत क्या कहीं गुम हुआ था, कहीं खो गया था कि भारत की तुम खोज कर दिए? अरे भैया ये बताओ कि हम भारत में कब आए? हम भारत में आए तो नाम क्या दिए? भारत का नाम पहले से भारते था, पहले का नाम दूसरा थोड़े था। आर्यभट्ट, रेवाखंडे, ये सब बोला जाता था। अलग अलग परंपरा से अलग अलग नाम हुआ करता था। भारत, अंग्रेज आए तो हिंदुस्तान कर दिए, इंडिया कर दिए। ये तो पहले कहाँ था? पहले तो भारत था, हिंद था, हिंद प्रदेश था, हिंद देश था हम लोग का। और हम लोग बोला करते थे इसको आर्यभट्ट, रेवाखंडे। ये हमारे संस्कृति का नाम है, ये हमारे पूर्वजों ने जो नाम दिया है वो नाम है। लेकिन ये आज का हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब आज का नाम है। करीबन 100 साल से नाम, ये 100-150 साल से ये सब चल रहा है, उसके पहले नहीं था। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप इसे गलत समझो, केवल आप सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। इस बुक का मतलब ही है कि आपको बताना कि हाँ इतिहास में क्या हुआ।
लेकिन इतिहास में क्या हुआ ये दूसरे के बुद्धि से काहे जानेंगे, हम अपने बुद्धि से जानेंगे। थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो उसका इस्तेमाल किया करो, क्योंकि जब तक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होगा कूड़ा कचरा के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के लिए, मानव का जब शुरुआती विकास हुआ तो इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग उसको बोलते थे। तो पूरा पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलियोलिथिक एज, यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। क्या चीज? यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है उसको, जो पत्थरों पर बनाया गया हो, पत्थरों की वजह से समझाया गया हो। तो पत्थर की वजह से तो बहुत कुछ समझाए गए होंगे, लेकिन बताएगा कौन? चलिए आगे जानते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो उन चित्रकारियां केवल अपने देश में नहीं दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। केवल अपने देश में हम मान ले ऐसा नहीं है, पूरा विश्व में बहुत जगह पर बनाया गया है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग, जो आपको पूरब में रहने वाले लोग होते हैं, तो पूरा पाषाण युग लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी? क्या कभी कुछ बनाया था कि नहीं बनाई थी? नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते थे अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। जब देखो आप यहां से देख लो, पूरब से जब उत्तर में उन्होंने आया तो उत्तर में आते आते उनके कला क्रिया में बहुत धीरे धीरे बढ़ाव आते गया, मतलब बाद में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ उनके सोचने की शक्ति में, उनके अलग अलग प्रकार की क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति में वृद्धि हो गया। आज देखो, आज कभी भी हम लोग देख लेते हैं किसी गांव में एसडीएम हो गया, चाहे कोई भी इंस्पेक्टर बन गया, आईपीएस अफसर, डीएम बन गया, तो लोग उसको बहबाई करके उसका मन चढ़ा देते हैं और बाद में बोलते हैं साला घूस ले रहा है। तो तुमने तो उसका मन तो उसी समय चढ़ा दिया था। नहीं चढ़ाते। जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी, सब जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, सर्वेंट हैं, लेकिन लोग उसको मन पर चढ़ा देते हैं, इसलिए वो मालिक बन के बैठते हैं और सारे लोग एकदम खटते हैं गधों के जैसे। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं, यहां पर देख लो, तो दुनिया भर में इस काल मतलब क्या? इस काल का मतलब समझना, आप यहाँ पे नोट करो। इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई है, मतलब उस काल की, जिस काल में सब चित्र बनाए जाते थे, तो उस काल के अनेकों गुफाएं पाई गई हैं दुनिया भर में, एक जगह पर नहीं, दुनिया भर में, जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है। आज हम जो हिंदुस्तान को अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे एक क्षेत्रों में मानते हैं, नहीं, पहले पूरा दुनिया एक में था, बाद में सब बदल गए। क्योंकि जिस तरह धरती पर क्लाइमेट चेंज हुआ, अपना जगह भी चेंज हो गया। क्योंकि आज हिंदुस्तान के बहुत सारे राजा जो थे वो बाहरी देश में राज किया करते थे। आज भी हिंदुओं का मंदिर बहुत सारे देश में मिल जाएंगे आपको, कोई जरूरत नहीं कि वो भारत में मिले, बहुत सारे देश में है, क्योंकि हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब आज से हजारों साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता है। सब कोई केवल मिथ्या बात कर सकता है, गलत बातें, सोची हुई बातें कर सकता है, लेकिन सटीक जानकारी देने वाला कोई नहीं है। जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। अब सुंदर सुंदर चित्र तो बनते थे भैया, जिनकी दीवार जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग, जो उन गुफाओं में रहते थे, उन सभी जानवरों का शिकार करते थे। पहले उनका चित्र बनाते थे, फिर उसको भूंजते थे, तब खाते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। अब वे लोग जो थे, मनुष्य या उनकी गतिविधि क्या हो रही है उसको लिखते थे, मतलब उसको बड़े बड़े पत्थरों पर छाप दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम ही कोई ऐसा काम करते हैं कि मुर्गा लाए, खुद से काट कर बनाकर खा रहे हैं, तो उसके बारे में हम अपनी दीवार पे चाहे कॉपी में लिखते होते थोड़े हैं भैया कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब देखो, दीवार पर हमें पोस्टर लगाना है। पोस्टर कब लगेगा?
हम खरीद कर ला रहे हैं तब लगाएंगे, चाहे हमको अवार्ड मिल गया तब लगाएंगे। मतलब हमें कुछ ना कुछ मिलता है तब ना हम लगाते हैं जी। फ्री में हाथ थोड़े दुखा रहा है कि हम पहाड़ खोद डालेंगे। ये सब सोचने वाली बातें होती है। कौन सोचेगा? हम सोचेंगे, क्योंकि हमें बताई जा रही है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयात जैसे अनेक ज्यामितीय आकृतियां, मतलब चाहे सही हो चाहे नहीं सही हो, चाहे कोई समझा हो चाहे नहीं समझा हो, समझने लायक चाहे ना समझने लायक आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। कुछ भी बना देते थे, कुछ भी। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं, भारत में आज तक में जो सबसे पुराना चित्र मिला है, वे उत्तर कुषाण काल, जिसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। आज से करीबन 10,000 से ऊपर, आज से 10,000 साल पहले की बात बताया जा रहा है यहाँ पे। भले आज कोई कुछ भी बोल देवे कि आज से 2,000, 3,000, 4,000, नहीं, ये सब बातें आज से हजारों साल पहले की बातें हैं। तो ये हमें अनुमान लगाकर नहीं, हमें मानना होगा कि इनके बारे में हमें नहीं पता। तो एक गाना था ना, मुझे नहीं पता ना, बस वही। इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को नहीं है, आप केवल मानो। इतिहास याद करने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है। तो जो समझ गया वही इतिहास जान गया। यह जानना दिलचस्प होगा कि किसी भी बात को हम जान रहे हैं तो यह जानना भी दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम सबसे पहले खोज शुरुआत हुआ था 1867 से लेकर 1868 के बीच में सबसे पहले खोजा गया। उसमें पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइस ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज, अल्तामीरा वहां पर कुछ जगह की नाम है, तो अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। अल्तामीरा की खोज मतलब 1868 दिया जा रहा है ना, तो इसको 12 कर दो तो 1870 से खोज अच्छे तरीके से चालू हुआ। लेकिन उससे भी 12 साल पहले खोज हुआ था। किसका? उससे भी पहले खोज हुआ था, सबसे पहले खोजी टीम चालू हुई थी, उन्होंने खोजना चालू किया, तब जाकर समझ में आया कि क्या हो सकता था। और कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे। ये इनका नाम दिया जा रहा है। नाम क्या है? कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र, घोष। ये पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों में ऐसे अनेक स्थान खोजे थे, जगह को खोज निकाला था। और यही 4 लोग ऐसे इंसान है, खुरापाती इंसान, जो भारत में इतने बड़े बड़े जगहों को खोज कर दिखा दिया। यहाँ पर तो ऐसा चीज बना है, ऐसा चीज यहाँ पर मिल क्या गया भैया? बना था, हम लोग छुपा कर रखे थे, तुमने खोजा काहे बे? खोजा, सब सोना चांदी उसमें से चुरा कर लेकर भाग गया सब। और उसके बाद से हम लोग को क्या मिला? केवल पत्थर। क्यों? क्योंकि हम उसी के लायक हैं, हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को अंधेरे में रखकर लूट लिया गया हमको, क्योंकि हमारे पास सोना की कमी नहीं थी। हम लोग सोना के एकदम चिड़िया कहलाते थे। भारत इज सोना के चिड़िया। इंग्लिश से बोलू, इंडिया इज बर्ड ऑफ गोल्ड। लेकिन कोई क्यों मानेगा भैया? हम इतना अंग्रेजों ने हमें लूटा, गैरों में कहा दम था, और अपने ही सिपाही बनकर हमें ही लूट रहे हैं। अंग्रेजों में कहा दम था इतना। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखो शैल चित्रों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। और बिहार में अनेकों जगह की दीवारों पर ये सब शैल चित्र बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। आजकल उसको लोग मंदिर के रूप में पूजते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हुए हैं। कहाँ पे? कुमाऊं में। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे, कौन सा नदी? सुयाल। तो सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुड़िया में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं।
अब देखो आप, ये मेरे को मत बोलना कि नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताता हूं। उत्तराखंड में कहां पे? उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। कहां पे? कुमाऊं में। उसके बाद वहीं पर आ जाओ, अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर जब चलोगे तो उस पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम होता है सुयाल नदी। तो सुयाल नदी के किनारे स्थित उसका नाम है लखुड़िया में, जगह है, कोई गांव का नाम है। तो लखुड़िया में शैलाश्रयों में जो वहां पर शैल चित्र मिले हैं उसमें प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। तो भैया ये हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे कहां पर भी उत्तराखंड में ही हम लोग बात कर रहे हैं। और लखुड़िया का शाब्दिक अर्थ होता है कि 1 लाख गुफाएं। लखुड़िया मतलब 1 लाख गुफाएं, और वहां पर 1 लाख गुफाएं खोदी गई थी। कितना? 1 लाख। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितना? 3 श्रेणियों में। मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति। यहाँ पर मानव चित्र में लड़की और लड़का, ठीक है। पशु चित्र में अनेकों प्रकार के जानवर, और ज्यामिति चित्र में हमें आकृतियां मिलेंगी जो हमारे कला से मतलब हमें सिखाने लायक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ नहीं, किताब लिखते हैं, तो वैसे ही कुछ किताब टाइप में मिल जाएंगे। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंग के हैं। कितना कितना? सफेद, काले और लाल रंग के हैं। और इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे, छड़ी कैसा? छड़ी मतलब एकदम पतला, छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। जिस तरह हम लोग नहीं बना देते गोल मुड़ी, लंबा, 2 हाथ और 2 टंगड़ी, तो वैसे ही रूप में यहाँ पर भी दिखाया गया है। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, सब दिखाऊंगा। तो उस तरह हमें दिखाया गया है। आप क्या समझोगे भैया? जमाना बहुत बड़ा है, अभी तो आपने घूमा ही नहीं है कहीं पे, घूमोगे तो समझ में आएगा। दुनिया बहुत बड़ा है। जो मेढक क्या बोलते हैं, इनार से बाहर नहीं लेकर रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि दुनिया यही है अपन का। लेकिन जिस दिन बाढ़ आता है, दुनिया में आगे निकलते हैं, दरिया में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तो लगता है तेरी ये तो इतना बड़का है, तो हम समझ में नहीं किए थे। और जब वही समुद्र में जाकर गिरता है तो सोचता है ओ इतना भयंकर समुद्र होता है। तो ऐसे ऐसे चीज हमें देखने को, सुनने को मिलता है। पशु के चित्रों में, जब वहां पर पशु के चित्र बनते थे तो उस समय एक लंबे थुथन मतलब एक लंबा चेहरा वाला, जिस तरह गाय का लंबा चेहरा होता है वैसे ही, तो लंबा चेहरा वाला जानवर, एक लोमड़ी, लंबे चेहरे वाले जानवर में आपको आ जाएगा हाथी, जिराफ। तो ऐसे ऐसे जानवर का सिर लंबा होता है ना, तो उसमें का गाय हो गया, बैल हो गया, उसका थुथुन कितना बड़ा होता है, ओठ वाला, मुंह वाला जो पर्सन होता है कितना आगे होता है। वैसे एक लोमड़ी और कई रंग वाले छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। वहां पर ऐसे ऐसे प्रकार की चित्रकारी बनाए गए हैं। और लहरदार रेखाएं मतलब पानी जाने वाला नदी को भी वहां पर बताया गया है। और आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखा जा सकता है। और इन चित्रों में दर्शाई गई दृश्य, इन सारे चित्र में जितना भी दृश्य आपको दिखाया गया है, एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है। एक दृश्य जो है बहुत ही अनोखा है। कौन सा है? जिसमें मानव आकृति को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। मतलब मानव को नाचते हुए दिखाया गया है। नीचे वो दिखाई देगा आपको, अलग अलग प्रकार की फोटो जो है आपको नीचे दिखाई देगा, चित्र दिखेगा। और कुछ चित्र पहले कैसा है, तो कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। मतलब पहले से जो चित्र बना है उस पर भी बनाए गए हैं। वहां सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, सबसे पहले काले रंग का बना, फिर उन पर लाल रंग के चित्र, और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बनने हुए पाए जाते हैं। पहले काला, फिर लाल, फिर सफेद रंग का चित्र उस पर बना है। कश्मीर से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों में हाथ डाले, यहाँ पर कितना लड़का लड़की दिख रहा है ना, हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग लखुडियार उत्तराखंड, ये सब उत्तराखंड में बना है। और
लहरदार लकीरें, लहरदार मतलब ये पानी की लकीरें हो सकती है, पानी बहने का इशारा हो सकता है। और यहाँ पर देखो बड़ा सा थुथुर वाला जानवर है, यह भी है लखुडियार में ही, उत्तराखंड में भी यह भी है, दूसरे जगह पर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड बहुत पहाड़ी इलाका है तो वहां पर बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब हम कहाँ पढ़ते थे, कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं, कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिसके वजह से हमें मालूम चलता है कि कैसे क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसके आगे बता दूं? ओके। जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं, अलग अलग शिलापीठ है जिस पर कुछ ना कुछ बनाए गए हैं, काट कर बनाए गए हैं, चाहे बीच से गुफा बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने, ग्रेनाइट की जो चट्टान हुआ करती थी पहाड़, तो चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को, नवपाषाण काल मतलब नवपाषाण काल, नया पाषाण काल जो पुराने जमाने में सबसे ऊपर हुआ करते थे, तो वे मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवन दिया। कैनवन मतलब क्या, एक बहुत अच्छा जगह दिया, कैंपस समझ सकते हैं। कैनवस का मतलब वही कि एक अच्छा जगह दिया जिस पर आप हजारों साल तक कुछ भी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं, इनमें 3 स्थान पाए जाते हैं। कैसे में? अर्थात उनका नाम सुनो, जिसका नाम है कूप गुल्लू। कूप गुल्लू भी आपको समझ में आएगा कैसा दिखता है, कूप गुल्लू और पिक ही हाल। उसके बाद से टेक्सल कोटा, टेक्सल कोटा अधिक, ये जो है अधिक प्रसिद्ध है। ये 3 जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको कहीं कहीं आप इसका सर्च करना, क्या सर्च करना, टुपगुल्लू क्या होता है, सॉरी कुपगुल्लू क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद से आप चलाओ पिकलीहाल, पिकलीहाल पहाड़ी क्षेत्र के बारे में मालूम करो, या टिकलकोटा के पहाड़ी के बारे में मालूम करो, आपको समझ में आएगा। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, अलग अलग 3 तरह के। कुछ चित्र सफेद रंग के हैं, तो कुछ लाल रंग के हैं, तो कुछ सफेद और पृष्ठभूमि पर लाल रंग। कुछ सफेद है लेकिन पृष्ठभूमि जो सामने नहीं होता है, नीचे का चाहे ऊपर साइड का पर्सन जो होता है, वो लाल प्रकार के बनाए गए हैं। कैसा? लाल रंग के बनाए गए हैं। ये चित्र पूर्ववर्ती ऐतिहासिक काल मतलब बहुत साल पहले की आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं, मतलब आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। पाषाण फाषाण काल के बारे में सोचोगे तब पागल हो जाओगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट बता दिया जाए कि ये कितने साल पहले की बात है, कोई नहीं बता सकता। तो पाषाण काल करीबन आज से हजारों साल, 6-7 हजार साल पहले की बात है। तो उस समय की बात यहाँ पर बताई जा रही है। इन चित्रों के विषय हैं, इन चित्रों के विषय हैं कैसे में, सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैल चित्र, मानव, त्रिशूल आदि। तो ये सब उनके कुछ ना कुछ विषय बताए गए हैं। कैसे में? वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं, और कुपगुल्लू के एक चित्र में, कुपगुल्लू के पहाड़ियों में एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिनमें बड़े बड़े अंकों वाले कामोद्वीप, कामोद्वीप क्या होता है, बड़े बड़े अंकों वाले कामोद्वीप पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया। मतलब कामोद्वीप मतलब सेक्स की इच्छा रखने वाले, संभोग की इच्छा रखने वाले, और उस इच्छा से चाहे किसी का साथ पाना है, चाहे किसी को शादी करना है, तो उस इच्छा से उसको भगा कर ले जा रहे हैं। तो भगा के ले जाते हुए भी दिखाया गया है, पुरुष को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए में वहां पर दिखाया गया है। मैं तो अभी यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन कुपगुल्लू के बारे में आप जब सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप कुपगुल्लू के बारे में सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कैसे कैसे उसमें पहाड़ से बताया गया है, कैसे कौन लेकर किसको भाग रहा है। तो आप कभी उत्तराखंड में जाओ तो वहां पर जरूर जाना घूमने के लिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार वालों के लिए भी अच्छा लगेगा। शर्माओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, समझे ना। अब इसके आगे मैं अगले भाग में बताता हूं। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूं कि आपको जो चीज भी पूछना हो आप हमसे पहले पूछेंगे, बाकियों से बाद में पूछेंगे। कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या, कैसा, क्यों लगा। ओके, इसके आगे हम पढ़ेंगे परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल में है और श्रृंखलाओं में, मतलब विंध्याचल के श्रृंखलाओं में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बिहार में भी है, ऐसा बात नहीं कि बिहार में नहीं है, बिहार में भी है। तो चलिए लेते हैं विदा। आप सबको जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, जो भी पूछना हो, सबसे पहले आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकियों से पूछो, नहीं समझ में आता है तो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और आपके जो भी मित्र हैं अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप जरूर ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।